क्या होता है, आप कोई भी देखिएगा, आप मैन्युफैक्चरिंग करना किसी भी चीज़ की कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेन जो काम होता है वो मार्केटिंग, आपका बाजार कहाँ है, आपको उसको बेचना कहाँ पे है। अब जैसे मैं पंखे कूलर बना रहा था तो वो तो एक कंज्यूमेबल आइटम थी, वो बेचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब ट्रैक्टर पार्ट है, वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट थी, जो मेरे को लोन देना है मैं वहीं से तो कहीं उसी कमाई में से 2 4 5 महीने निकल गए। तो मैंने कहा भी इंस्टॉलमेंट देनी है, मुझे कुछ पैसा चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट आता है जब आप पार्टनरशिप में काम करते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं किसी के साथ, पहले तो हर चीज़ बहुत ही क्लियर कट ओपन में 100% मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। 100% दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अच्छा। हाँ, मुझे 5-6 दिन पहले एक फ्रेंड बता रहे थे कि जीएसटी का नंबर मेरे को सरेंडर किए हुए 3 साल हो गए, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट ने कैंसिल नहीं किया। मतलब मेरे दिमाग में ये आ गया, मैंने कहा यार ये तो मेरे को लगता है ये तेरे को झटका इसी में भी लगेगा। भाई मैं तो टेक्नीशियन हूँ नहीं, तो मेरी डिपेंडेंसी हो गई एक तरह से। आप ये लगाओ मैं 100% डिपेंड होकर चल रहा हूँ। फिर हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए, वहाँ 3-4 साइंटिस्ट से मिले, जाके उनके साथ डिस्कस किया। कार्नेशन की खेती कर लेना, जितना कार्नेशन होगा आपके पास मैं सारा परचेज करूंगा। 6 रुपए पर स्टेम का रेट होता है उसमें। ये जो चीजें अभी मैंने पीछे बोली आपको कि पहले ये बिजनेस था, साथ में फिर ये सोचा, साथ में ये सोचा, तब तो ये बिना किसी सोच के, आप ये लगाओ कि फ्रस्ट्रेशन थी तो इसीलिए भी आता था दिमाग में। अब मल्टीटास्किंग 2 टाइप से आजकल हमारे यहाँ पे होती है। एक होती है मल्टीनेशनल कंपनीज में, जो आदमी जॉब कर रहा होता है, आप देखना एक आदमी को 5-5 6-6 काम आजकल कंपनीज ने किए हुए, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। और बिजनेस की अगर हम बात करें, उसी चीज को आप बिजनेस से रिलेट करके देखो। अगर वो आदमी जॉब कर रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अगर वो आदमी बिजनेस कर रहा है, अगर आप मल्टीटास्किंग करने में कैपेबल हो बिजनेस में, तो आपसे बड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज जिसका नाम है एक्सीडेंटल बिजनेसमैन। इससे पहले आपने देखा कि कैसे एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक शख्स जो शुरू में सर्विस करता है लेकिन उसको कुछ और करना था, यानी वो बिजनेस करना चाहता है और अपने मन का करना चाहता है, कैसे पहले सर्विस करी, उसके बाद कैसे पहले बिजनेस की शुरुआत हुई। आप सभी चीज़ देख चुके हैं हमारे 4 एपिसोड में। अगर आपने अभी तक एक्सीडेंटल बिजनेसमैन नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखिए एक्सीडेंटल बिजनेसमैन। ये आपको सिखाएगा कि कैसे एक आम आदमी सिस्टम में फंस के रह जाता है अगर वो बिजनेसमैन बनता है। तो विनोद सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो पहले 4 एपिसोड आप जरूर देखिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आएंगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो भी इस सीरीज को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। सर, हम पहुंचे थे, आपकी जॉब्स हो गई, पहला बिजनेस हो गया, उसके बाद आपने क्या किया आप बताइए। मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगाई हमने, ठीक ठाक काम चल रहा था। फिर हम लोन के चक्कर में ट्रैप हुए तो फिर एक प्रॉब्लम आई, टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जिस वजह से काम भी रुका जी। अब काम रुक गया तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। मशीनरी सारी थी हमारे पास, सेटअप सारा था हमारे पास। हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम कोई नया काम करें, काम तो वही करना है जो कर रहे हैं। अब अगर सेम काम करते हैं, अकेले करते हैं, तो पैसा नहीं है। लोन एक बार ले लिया, अब दोबारा मिलेगा नहीं। जो ले लिया अभी तो वही देने के लिए पैसे, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो जैसे शहर था हमारा, तो एक मेरे सर्कल में थे दोस्त मेरे, वो एक फैक्ट्री में ना ट्रैक्टर पार्ट्स बनते थे। ओके। बुश आता है ट्रैक्टर का, गन मेटल का बुश बनता है वो, और वो हर ट्रैक्टर में लगता है। और एक ट्रैक्टर में 4-4, 5-5, शायद 10-10 टाइप के बुश होते हैं, अलग अलग साइज के। तो वो दो मतलब सर्कल में थे हमारे लोग, जो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में एज ए मार्केटिंग पर्सन काम कर रहे थे पिछले 20-25 साल से। अच्छा। लेकिन उनके दिमाग में था कि हमने बहुत साल जॉब कर ली, हमें अपना काम करना है। जैसे मैंने सोचा वैसे ही उनके दिमाग में भी था कि हम इनको पैसा कमा के दे रहे हैं तो हम अपना काम क्यों ना करें। तो मैंने उनसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि वो बोले भी हमने ये काम करना है, तेरे पास मशीनरी पूरी है, ठीक है, अगर तू कहे तो हम ये काम कर सकते हैं।
अब क्या होता है, आप कोई भी देखिएगा, आप मैन्युफैक्चरिंग करना किसी भी चीज़ की कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेन जो काम होता है वो मार्केटिंग, आपका बाजार कहाँ है, आपको उसको बेचना कहाँ पे है। अब जैसे मैं पंखे कूलर बना रहा था तो वो तो एक कंज्यूमेबल आइटम थी, वो बेचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब ट्रैक्टर पार्ट है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट थी, लेकिन उनकी मार्केट बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी उनकी दोनों, मतलब मेरे से बड़े ब्रदर की तरह थे मेरे दोनों, अशोक पुरुथी और लोकेश मलिक नाम थे उनके। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके पास भी बहुत पैसा हो। तो एक हमारे और बड़े भाई साहब थे वेद ग्रोवर जी, उन्होंने कहा भी पैसा मैं लगा देता हूँ सर। अच्छा। हाँ, बोले पैसा मैं लगा देता हूँ, आप लोग काम करो। हम सब लोग एक सेक्ट से जुड़े हुए हैं, सब वहीं मिलते थे, वहीं पे सारी बातें होती थी आपस में। तो हमने सोचा कि ये काम मिलके करते हैं। भी मशीनरी है विनोद के पास, सेटअप सारा है, सिर्फ रॉ मटेरियल ही तो लेके आना है, मार्केट सेट है हमारे पास। तो उस पर हमने काम शुरू किया और वो प्रोजेक्ट हमारा सिरे चढ़ गया और हमने वो फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब हम यहाँ पे ट्रैक्टर बुश बनाएंगे। अच्छा, उसी फैक्ट्री में, उसी जगह पर, उसी जगह पे, उसी फैक्ट्री में, उसी नाम से। अच्छा। वीके इंडस्ट्रीज मेरी कंपनी थी, वीके के नाम से ही बुश बनाने का फैसला हो गया कि वीके के ट्रेडमार्क के नाम से बुश बनाएंगे। एग्जैक्टली क्या पार्ट होता है वो? ये बुश होता है जी। बुश गन मेटल क्या होता है, लोहे का पाइप होता है, सीमलेस पाइप बोलते हैं उसको, विदाउट जॉइंट। ओके। अनंत पर्वत में मार्केट है उसकी बहुत बड़ी, वहां से हम लेके जाते थे वो। और उसके अंदर गन मेटल को मेल्ट करके और उस पाइप के अंदर उसको मतलब आप गला देते हैं पाइप के अंदर और फिर उसको शेप देते हैं साइज के हिसाब से। अच्छा। बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी का काम होता है। ओके। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी का काम होता है। लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उनके पास लड़के भी थे, क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो जॉब कर रहे थे वहाँ के कुछ लड़के उनके साथ काम करने के लिए तैयार थे। ओके। तो वो डिसीजन फाइनल हो गया हमारा। वेद भाई साहब ने हमें फाइनेंस किया, पैसा दिया, सामान ले आए। उन लोगों ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और इधर आ गए। वो काम स्टार्ट हो गया और अच्छे लेवल पे काम किया। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि तो कुछ छोटा लेवल था, क्योंकि हरियाणा पंजाब बहुत बड़ी मार्केट थी उनके पास और बहुत अच्छी पकड़ थी और बहुत बहुत अच्छी तरह से वो लोग सारा सिस्टम हैंडल करने में सक्षम थे वो, और किया उन्होंने। हमने बनाना शुरू कर दिया जी वो। मतलब आप ये लगाइए कि हर रोज की प्रोडक्शन शायद 800 या 1000 बुश की होती थी। अच्छा। हाँ, दिन रात काम चलता था। मतलब ऑर्डर इतने होते थे कि हम लोग प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाते थे, इतने ऑर्डर होते थे। वो काम चलता रहा हमारा। अब कैच कहाँ पे था? कैच तो विनोद शर्मा था। भाई मैंने जो भी काम किया मजबूरी में किया। लोन खड़ा था मेरे सिर पे, HFC की इंस्टॉलमेंट जानी थी। अब देखिए नेचुरल सी बात है, अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो जो मेरे को लोन देना है मैं वहीं से ही तो कहीं उसी कमाई से में से 2, 4, 5 महीने निकल गए। तो मैंने कहा भी इंस्टॉलमेंट देनी है, मुझे कुछ पैसा चाहिए। उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि हम 4 पार्टनर हो गए, एक फाइनेंसर हो गए, 2 मार्केटिंग वाले हो गए, यूनिट मेरी हो गई। वो उसमें मतलब कोई पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स मुझे नहीं आ रहा था और मेरा लोन जो है वो बढ़ता। काम में कोई कमी नहीं, किसी आदमी की इंटेंशन गलत थी या ठीक थी, उस चीज़ का डिसीजन मैं मतलब आज तक मैं कभी ले नहीं पाया हूँ उस चीज़ का, क्योंकि हर एक आदमी घर का मेंबर था, बिल्कुल फैमिली की तरह ही थे सब लोग। कोई ऐसी हमने कंडीशन नहीं रखी कि ये होगा। कोई ऐसा हमने रिटर्न में पार्टनरशिप डीड जरूर बनी, क्योंकि वो एक सेल टैक्स की एक सिस्टम होता है सारा। अब वो काम चल रहा था, ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऐसी पोजीशन एक आ गई कि मुझे तो लोन देना है। अब वो नोटिस दे रहे हैं मेरे को, अब वो कह रहे हैं जी आप अपने आप भरो। लायबिलिटी तो उनकी नहीं थी, वो अपनी जगह पे ठीक थे, लेकिन मुझे पैसा चाहिए तो मुझे तो पैसा फैक्ट्री से ही निकालना है। मेरे पास तो भी दूसरा ऑप्शन है नहीं। मैं अपनी जगह पे ठीक हो सकता हूँ, वो अपनी जगह पे ठीक थे। तो उस बात से कहीं ना कहीं एक छोटा सा मनमुटाव शुरू हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट आता है जब आप पार्टनरशिप में काम करते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं किसी के साथ, पहले तो
हर चीज बहुत ही क्लियर कट ओपन में रिटर्न में होनी चाहिए, बहुत रिटर्न में होनी चाहिए। अब तभी पार्टनरशिप करो, नहीं तो 100% मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। 100% दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपके देखिए हर एक आदमी की ना अपनी एक सोच होती है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता। आप पार्टनर हैं, अगर कमाई बहुत अच्छी हो रही है तो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। जहाँ भी थोड़ा सा काम खराब होगा वहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ रिटर्न में होगा, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होगा, तो कोई एक आदमी दूसरे आदमी को किसी एक चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप अगर करनी है तो सारी चीजें 100% ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए सारी। खैर चल रहा था जी काम, साल भर हो गया, शायद साल या सवा साल हो गया। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये आई कि मेरा लोन बढ़ता जा रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो पैसा दे नहीं रहे। सबका अपना काम, एक सिस्टम बना हुआ था। जो घर खर्चा थोड़ा बहुत मिलता था वो हम लोग निकालते थे, वो हर कोई निकालता था, क्योंकि वो तो एक सिस्टम था। मतलब जो भी 2000, 4000, 5000 जो भी था वो हर महीने सब कोई निकालते थे। अब एक पोजीशन ऐसी आ गई कि मुझे कहना पड़ा जी इंस्टॉलमेंट तो मुझे भरनी है, पैसा तो मुझे फैक्ट्री से चाहिए। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। ओह अच्छा। कि भाई ये पैसे का इंतजाम तो आपको खुद करना है, इसमें हमारी कोई वो नहीं है। तो पैसा तो जब भी हम निकालेंगे सब बराबर का निकालेंगे। वो टेक्निकली अपनी जगह पे ठीक थे, मतलब मैं कुछ गलत नहीं कह सकता, मेरी अपनी मजबूरियां थी। अब काम सेट हो गया था। आप समझिएगा एक बात, मतलब जो मेरे दिमाग में आज तक आती है, हो सकता है वो सुन रहे होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि काम तो सेट हो गया। जो बेस उनको चाहिए था बेस मिल गया, उससे मार्केट सेट हो गई सारी। तो अब उनको क्या करना है? अब उनको खाली एक मशीनरी का सेटअप ही तो दोबारा लगाना ना, बाकी सब कुछ तो चल ही रहा है। और वो उन्होंने किया। उन्होंने 2 फैक्ट्री छोड़ के फैक्ट्री रेंट पे ले ली। ओह, अलग हो गए आप लोग सब? हाँ, मैं वो वहीं पे आ रहा हूँ। तो बोले ठीक है विनोद, तू फैक्ट्री तू चला ले, हम अपना अलग से काम कर लेते हैं। रिलेशन हमारे आज भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे रिलेशन खराब हुए। मैंने कहा देख लो जी, जैसे वो डिसीजन आपने लेना। अब मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, ना तो मैं कोई और पैसा यहाँ लगा सकता हूँ या कुछ हो रहा है। मेरे पास तो ये सेटअप है, जो है ये सेटअप है। लोन मेरा बढ़ता जा रहा है, वो 5 लाख से 7 लाख हो गया। वो पैसे बढ़ के टेंशन बढ़ गई, घर में भी दिक्कत होने लग गई। तो उन्होंने 2-3 महीने में, 4 महीने में अपनी मशीनरी ला के 2 फैक्ट्री छोड़ के उन्होंने अपना यूनिट लगा लिया। और जो भी हिसाब किताब हुआ, जो भी पैसा, अब तो मुझे ध्यान भी नहीं है कि पैसा जो भी मिला होगा, जैसे भी मिला होगा। अब वहाँ पे वो काम आप ये लगाइए कि एक एपिसोड वहाँ पे वो खत्म हो गया। लेकिन ऑफिशियल सिस्टम में तो वीक इंडस्ट्री रही, सेल टैक्स में, हर चीज़ों में, हर सिस्टम में वीक इंडस्ट्री थी। उसमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से ट्रैक्टर बुश भी ऐड हो चुके थे। अब वो जो सारी सिस्टम था वो भी मेरे को ख़त्म करना है। अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं। और जो आदमी, चाहे वो लेबर वाला था, चाहे वो सेल टैक्स वाला था, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का था, अब वो आ रहा था तो देख तो रहा था भी फैक्ट्री चल रही है, उसको तो रेगुलर आना है। अगर मैंने बंद कर दिया तो भी क्वेश्चन मार्क है। अभी मुझे 5-6 दिन पहले एक फ्रेंड बता रहे थे कि जीएसटी का नंबर मेरे को सरेंडर किए हुए 3 साल हो गए, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट ने कैंसिल नहीं किया। तो आप प्रोसेस देखिए, अगर आप काम बंद भी कर देंगे ना, सरकार तो भी आपको छोड़ने वाली नहीं है। आप ट्रैप हो चुके हो, और बुरी तरह से ट्रैप हो जाते हो आप। खैर वो हो गए जी, अलग अलग हो गए हम। उन्होंने अपना काम अलग से कर लिया। अब मेरे पास वही क्वेश्चन मार्क फिर कि अब इस फैक्ट्री में क्या करना है। मशीनरी सारी है मेरे पास, सेटअप सारा है मेरे पास। वो काम बंद हो चुका था? नहीं, वो काम तो चल रहा था, उन्होंने अपना अलग कर लिया ना फिर काम। तो आप उस वक्त काम कर रहे थे अपना भी?
लेकिन मैं तो वो काम नहीं कर सकता ना, मुझे उस काम की नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं थी आप। जो नॉलेज वाले लोग थे, बेसिकली मुझे तो आज ये लगता है ना कि वो तो सेटअप के वेट में थे। सेटअप को उन्होंने यूज किया और उसके बाद सेटअप को छोड़ दिया। आज मतलब मेरे दिमाग में तब भी यही आया और आज भी यही आया। तो तब वो एक लाइनें हैं 4 कि अकेले रहने का हुनर सीखो जनाब, अपने और सपने कभी भी बदल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो वो चीजें खैर चलो हो गया, अब वहां पे वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब आपको फिर नए तरीके से नया चैप्टर स्टार्ट करना है। पर कभी ये नहीं आया दिमाग में कि तू बर्बाद हो गया। अच्छा। ऐसा नहीं भी होता था एक ना, उम्मीद हमेशा से ऐसा रही। नहीं भी होता था ना तो भी लगता था, मतलब ऐसे लगता था कि कोई तो साथ है जो चल रहा है। मतलब कभी कुदरत ने या ऊपर वाले ने टूटने का मौका नहीं दिया, टूटा नहीं कभी भी। कभी एक दिन बैठे सोच रहे जी हम तो, मेरे एक सर्कल में एक लड़का था सुखबीर सिंह शेखू, वो ट्रैक्टर की ट्रॉली बनाता था। बहुत बड़ा काम उसका, शायद अभी भी हो जींद में, मेरे को मिले बहुत साल हो गए। वो आता रहता था मेरे पास, भाई उससे हम कराते थे रिपेयर का काम। वेल्डर था बहुत अच्छा, क्योंकि ट्रक की बॉडी, ट्रैक्टर की बॉडी ये सब बनाता था, वो बड़े अच्छे लेवल पे बनाता था। अब वो एक दिन आया तो उसको सब पता था भाई शर्मा जी के साथ क्या हुआ है। तो मेरे को बोला शर्मा जी आप एक काम क्यों नहीं करते यार, जींद में इतनी इंडस्ट्री है, इनका जितना भी स्पेयर मतलब जो मशीनरी इनकी खराब होती है ना बड़ी, वो ये रिपेयर करवाने के लिए या तो दिल्ली जाते हैं या पानीपत जाते हैं। मतलब जैसे एक्सल हो गया या गियर हो गए, मतलब बहुत पार्ट होते ऐसे होते थे जो अगर टूट जाते थे तो वो रिपेयर करवाने के लिए हमारे पास जींद में कोई बड़ी वर्कशॉप नहीं थी। और बाई चांस ट्रैक्टर वाले पार्ट्स के साथ कुछ मशीनरी हमने ऐसी लगाई कि वो एक प्रॉपर एक वर्कशॉप बन गई वो। अच्छा। हमारी फैक्ट्री। ठीक है। तो बोला आप ना वर्कशॉप का काम करो, रिपेयर का, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है। बोला भी मैं करूँगा। अच्छा। हाँ। बोला आप एक काम करो भाई, मेरा तो भाई के साथ काम है वहाँ पे, आपकी फैक्ट्री है प्रॉपर, अगर आप कहो तो मैं तो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली वाला काम भी यहाँ बना दूंगा और फैक्ट्री की जो भी रिपेयर आप लेके आओगे, जानते आपको सब हैं, जानते मेरे को सब थे वहाँ पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले जितने मालिक थे सब जानते थे। क्योंकि हमने वो जो एसोसिएशन बनाई हुई थी ना, उसमें बहुत मतलब बहुत इफेक्टिव होकर हम पार्टिसिपेट करते थे। तो लोग जानते थे, अरविंद भारद्वाज को भी जानते थे, मेरे को भी जानते थे। मैंने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करने में क्या दिक्कत है। तो 2 3 4 5 फैक्ट्री वालों से मैं मिला जाके, सबने कहा ठीक है विनोद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी तरफ से जो हेल्प हो पाएगी हम करेंगे। मतलब अब तो वो हेल्प वर्ड आना शुरू हो गया कि अब हेल्प चाहिए भी किसी तरह से। तो हमने वो काम शुरू कर दिया जी, और वो काम भी ठीक ठाक चला हमारा, ऐसी बात नहीं। उसमें क्या था, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। वो सर्विस का काम था। सर्विस का काम, सर्विस प्रोवाइडर, एक तरह से हम सर्विस प्रोवाइडर हो गए। अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी उसमें, वो ठीक ठाक चला काम हमारा। और उसमें मतलब जो आ रहा है वो आपका ही है ना, आपने देना तो है नहीं किसी को। सुखबीर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत बड़े पार्ट भी वो मतलब ऐसे चुटकियों में ठीक कर देता था। काम चलता रहा जी, चलता रहा, ठीक ठाक हो गया, मेरे ख्याल 1.5 साल के लगभग हो गया। उनका भी काम चलता रहा, आना जाना हमारा आज भी है, बहुत अच्छे हमारे रिलेशन है, आज भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब वो काम चल रहा था तो अब अंदर क्या चल रहा है मैं वो आपको मतलब बता रहा हूँ कि कोई आदमी कैसे क्या सोचता है वो नहीं पता चलता आजकल किसी के बारे में, नहीं पता चलता। अब मेरी तो वर्कशॉप शुरू करवा दी, ठीक है, कंसल्टेंसी किसी और को भी दे दी। अब उस आदमी को दे दी कि जो आदमी उस चीज का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने जींद में ही एक बहुत बड़ी यूनिट लगाई उसी टाइप की, भिवानी रोड एक जगह है हमारे, वहाँ पे सब रिपेयर वाले लोग ही बैठते हैं। उन्होंने वो यूनिट लगाया तो उससे हमारे वाले काम पे थोड़ा सा इफेक्ट आया।
मतलब मेरे दिमाग में ये आ गया, मैंने कहा यार ये तो मेरे को लगता है ये तेरे को झटका इसी में भी लगेगा भाई, मैं तो टेक्नीशियन हूँ नहीं, तो मेरी डिपेंडेंसी हो गई एक तरह से, आप ये लगाओ मैं 100% डिपेंड होके चल रहा हूँ, कोई दूसरा मेरे पास साधन है नहीं। मैं वो काम करता रहा, साथ साथ में मैं दिमाग में कुछ और मेरे चलता रहा कि तेरे को कुछ ना कुछ और करना है। तब मेरे सर्कल में निश्चित अग्रवाल मेरे साथ वाली फैक्ट्री थी, कलकत्ता से थे दोस्त हमारे, आज भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। राम कुमार शर्मा थे वहीं जलालपुरा गांव के, उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी वहाँ पे, तो हम सब लोग इकट्ठे बैठते थे, सबको पता था कैसे क्या चल रहा है। उन्हीं दिनों एक प्रोजेक्ट आया, मतलब प्रोजेक्ट क्या आया, खेती आई। चाइना में पिपरमेंट का बिजनेस होता था। अच्छा। वहाँ पे शायद बाढ़ आ गई या क्या बताते हैं, कुछ बाढ़ आ गई। उन दिनों हरियाणा में भी बाढ़ आई थी, मतलब अपने हरियाणा वाले एरिया में बहुत बाढ़ आई थी उन दिनों में। तो वहाँ पे वो काम बंद हो गया। हमारे यहाँ पे इंडिया में संबल, चंदौसी और रामपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मेंथा की बहुत ज़्यादा खेती होती है और पिपरमेंट का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली वो पुदीने की एक वैरायटी है और उसका जो तेल निकलता है उससे पिपरमेंट बनता है, जो आपके टूथपेस्ट में और दवाइयों में सब में डलता है। अच्छा। हाँ। वो यहाँ पे रेट था उसका उस टाइम 270 रुपये किलो, मुझे आज भी याद है। विद इन 3 मंथ्स जब चाइना से उसका इंपोर्ट बंद हुआ तो उसका रेट हो गया 2200 रुपये किलो। ओह अच्छा। विद इन 3 मंथ्स। तो उसका ना मतलब उसकी इतनी डिस्कशन होने लग गई वहाँ पे बैठ के आपस में कि हर कोई आदमी कहे भी यही काम कर लो। तो एक हमारे उसी एरिया के कोई सज्जन थे, वो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में कोई एक पिपरमेंट के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वजीरपुर में, आज भी हैं शायद वो, उनके साथ उनका रिलेशन था। तो उन्होंने उनसे बात की और वहाँ पे हमारे 3 4 5 लोगों का उन्होंने वो खेती करवा दी पहले साल में। अच्छा। अब जब पहले साल में हुई तो पहले साल में उन लोगों ने ठीक ठाक पैसा कमाया। अब अगले साल क्या हुआ कि हर कोई आदमी बोल रहा है मेंथा लगाओ मेंथा लगाओ। मुझे लगता है हरियाणा की हमारी पूरी जींद, हिसार, भिवानी ये वाली जो बेल्ट है इसमें सैकड़ों तो मशीनें लग गई। तो आप काम शुरू कर चुके थे इस चीज? नहीं, हमने नहीं किया था, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो हमने, वो राम कुमार आगे बैठता था, वो उसकी जमीन थी। मेरे वाली फैक्ट्री में काम ऐसे ही चल रहा था, मतलब चल रहा था ना चल रहा था एक ही बराबर था। सेम पोजीशन निश्चित अग्रवाल की थी, सेम पोजीशन बिल्कुल। उसके भी एक पार्टनर थे, उन्होंने अपना काम सेट किया और उसको धीरे धीरे साइड लाइन कर दिया। उसके पास भी पैसे नहीं थे, दिमाग था, पैसे नहीं थे। दिमाग बहुत था, आज भी है भट्टे के पास, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है अब। अब हमने कहा जी चलो मेंथा लगाते हैं। तो मैं और राम कुमार हमने 2 आदमी और लिए साथ, जीप लेके, और हम पहुंच गए संबल चंदौसी। हम रहे वहाँ 4 दिन। एक पंडित जी थे, उनके यहाँ रहे, उन्होंने हमें घुमाया पूरा। अब वहाँ पे क्या सिस्टम है, छोटी छोटी ज़मीनें हैं लोगों के पास, मतलब किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है, इस तरह से ज़मीनें हैं वहाँ लोगों के पास। और पूरा का पूरा परिवार खुद काम करता है वहाँ पे। अच्छा। पूरा परिवार, मतलब वो बुआई भी खुद कर रहे हैं, कटाई भी खुद कर रहे हैं, मशीन भी उन्होंने छोटी सी अपनी लगा रखी है। तो वो तो तेल निकाल के और तेल बेच देते हैं सीधा ट्रेडर को। अब हमारे यहाँ पे क्या था, अब हमारे यहाँ तो सब बड़े बड़े थे, जो भी एग्रीकल्चर वाले थे, जमींदार, सबने लगाई। हमने कहा भी हम भी लगाते हैं। तो अब वहाँ से हमने क्या किया, हम वो इसकी रूट्स आती हैं, जड़ें आती हैं, जैसे पुदीने की रूट्स लगती हैं वैसे उसकी भी जड़ लगती है। 5-6 एकड़ लैंड ली हमने उस पे ठेके पे। अच्छा। हाँ, और 5-6 एकड़ लैंड में हमने मेंथा ला के लगा दिया। अब बेस ये बना लिया भाई यही काम करना, फैक्ट्री है हमारे पास अभी। और एक भारत भूषण शर्मा थे दोस्त मेरे, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता था उसमें, वो भी आता था हमारे पास, उसकी फैक्ट्री भी थी वहाँ पे। हमने मेंथा लगा दिया जी। अब हम तो खुद तो काम आता नहीं हमें, लेकिन हम फिर भी रात को रुके वहाँ, भाई साहब खेत में रात को पानी देना है, ये करना है, वो करना है। अब बाबूजी को अच्छा नहीं लगता था, बाबूजी कहते थे अरे तो गड़बड़ है। अब घर पे भी थोड़ी दिक्कत होती थी। खैर हमने लगाया जी मेंथा, पर किसका मेंथा होना था जब हमारा काम नहीं है, हमारी फील्ड नहीं है, हमें पता नहीं है। हम तो ऐसे ही बस भेड़ चाल के साथ चल पड़े। वो सारा हरियाणा चला, हम अकेले नहीं थे उस टाइम, सारा हरियाणा ही चला।
कुछ हुआ नहीं उसमें। मुझे लगता है जितने की जड़ें लाए थे शायद उतने का भी तेल नहीं निकला होगा, निकला पर पता नहीं हमारा निकल गया, वो उसका तो तेल पता नहीं निकला नहीं निकला। अच्छा। अब वो किया काम हमने, वो काम हम तो ऐसे कुछ चला वाला तो है नहीं वो, ठीक है। लेकिन वो छोटा मोटा काम हमारा वो साथ के साथ चल रहा था। तो जब ये काम चल रहा था पेपरमेंट वाला, तो उन्हीं दिनों ग्रीन हाउस का प्रोजेक्ट आया। अच्छा। ग्रीन हाउस का तो कॉन्सेप्ट आया इंडिया में, वो भी मैंने पेपर में ही पढ़ा। एक चंडीगढ़ की कंपनी थी। अब आप ये लगाइए कि एक ये नए बिजनेस की तरफ काम स्टार्ट हो गया। ठीक है। पेपरमेंट वाला चाहे हमने कितनी देर के लिए भी क्या किया तो सही है, कोशिश तो की उसके लिए भी। मैंने पढ़ा उसमें तो ग्रीन हाउस था, वो फ्लोरिकल्चर का काम। तो मैंने फ्लोरिकल्चर पे पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा लगा, ये तो बड़ा अच्छा काम है। और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ना इंटरेस्ट का काम है। आज तक मेरा इंटरेस्ट है वो, आज तक मेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने अग्रवाल से बात की, राम कुमार से बात की, उनको भी लगा यार काम तो ठीक है। बोले देख स्टडी कर क्या हो सकता है इसमें। चंडीगढ़ में एक यूनिट लगा था टोब्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सरदार जी थे, उन्होंने रोज लगाया था। अच्छा। और उन्होंने एक स्कीम निकाली कि आप छोटा ग्रीन हाउस लगाओ, जो भी प्रोडक्शन होगी वो हम आपसे परचेज करेंगे, आपने लैंड देनी है और पैसा भी आपका ही लगेगा। शायद 5 या 7 लाख रुपए का उस टाइम सिस्टम था। 5-7 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैंने पहले तो बात की वेद भाई साहब से, जो अच्छा। ट्रैक्टर वाले हमारे ट्रैक्टर पार्ट्स में जो हमारे फाइनेंसर थे, वो मेरे साथ गए भी वहाँ पे, वो वहाँ मीटिंग भी करके आए। मीटिंग करके उन्होंने कहा, विन्नू बुलाते हैं मेरे को घर में, बोले विन्नू मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है, सरदार पैसा कमा रहा है, ये ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर ये यूज़ करेगा अपने मतलब की चीज़ नहीं है। जीन्स से इसको दे हम सप्लाई कैसे करेंगे। ये कह रहा है जी आपको रेफ्रिजरेटेड वैन भी रखनी है। एक रेफ्रिजरेटेड वैन कहाँ से लेके आएंगे, बहुत महंगी आती है रेफ्रिजरेटेड वैन। चलो कोई नहीं, वो बात नहीं बनी, लेकिन मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करता रहा। हमने कहा हम अपना ग्रीन हाउस लगाएंगे। राम कुमार बोला अपना लगाते हैं ना, किस लिए किसी के साथ काम करना है। फिर हम पंत यूनिवर्सिटी गए। अच्छा। वहाँ जाके हम 3-4 साइंटिस्ट को मिले। अच्छा। हाँ, उनसे हमने डिस्कस किया। फिर हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए, वहाँ 3-4 साइंटिस्ट से मिले जाके, उनके साथ डिस्कस किया। उसके बाद मेरठ में एक भाई साहब थे, उनसे मिल के आए हम, वो काम करते थे फ्लोरिकल्चर का। हमने टारगेट रखा फ्लोरिकल्चर कि हमने फ्लावर्स का काम करना है। हनुमान मंदिर के सामने एक फ्लावर मार्केट लगती थी बहुत बड़ी, आजकल पता नहीं लगती है कि दिल्ली सीपी में। दिल्ली सीपी में। ठीक है। हम लगभग 4-5 बार वहाँ पे गए। तो वो जो मेरठ वाले सज्जन थे वो अच्छा काम करते थे। उन्होंने बोला जी आप कार्नेशन की खेती कर लेना, जितना कार्नेशन होगा आपके पास मैं सारा परचेज करूंगा। 6 रुपए पर स्टेम का रेट होता है उसमें, एक फूल का रेट होता है। हमने कहा हमने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया। कहता जब भी करोगे आप, जो भी मार्केट का रेट होगा अब, लेकिन मैं कार्नेशन लूंगा, मैं और कुछ नहीं ले सकता, मेरी स्पेशलाइजेशन उसी में ही है। ठीक है। 50% सब्सिडी मिलती थी उस टाइम। अच्छा। अगर आप ग्रीन हाउस लगाते हो तो। हमने फैसला कर लिया ग्रीन हाउस लगाएंगे राम कुमार की जमीन पे। अच्छा। अपनी फैक्ट्री के बिल्कुल साथ में जमीन थी उसकी। वो बोला आप मेरी जमीन पे लगाओ। थोड़े बहुत पैसे थे तब हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे थे फैक्ट्री में कुछ ना कुछ क्योंकि सर्विस वाला काम था ना, तो कुछ ना कुछ पैसा तो था हमारे पास। कुछ राम कुमार के पास भी था, कुछ पैसा अग्रवाल के पास भी था। और वो पेपरमिंट वाला काम चल रहा था उस वक्त थोड़ा बहुत? नहीं, वो तो हमने तो खेती की ना बस, लेकिन लोग कर रहे थे काम। देखो जिनकी अपनी जमीनें थी तो उन्होंने अपने फ्रिज भी लगाए हुए थे, वो काम चल रहा था, लेकिन हम नहीं कर पाए वो काम। हमें ये समझ में आया कि खेती का काम है, ये हम नहीं कर पाएंगे। ग्रीन हाउस का हमने एप्लीकेशन दे दी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने बोला जी आप पहले लगाओगे तभी सब्सिडी मिलेगी आपको, एक बार तो पैसा आपको लगाना पड़ेगा। हमने ग्रीन हाउस पे काम, मतलब वो चलता ही रहा ग्रीन हाउस का काम हमारा साथ साथ में उससे रिलेटेड 2 काम और चल रहे थे। अच्छा। फॉरेस्ट कंपनियां बहुत आई थी उस टाइम,
हरियाणा में ना, हरियाणा और पंजाब में गोल्डन फॉरेस्ट का नाम तो आपने सुना होगा। गोल्डन वो फॉरेस्ट बहुत बड़ी कंपनी थी। अभी भी तो है, अभी भी काम कर नहीं? नहीं, गोल्डन फॉरेस्ट अब शायद काम नहीं कर रही है। उसको वो तो फिर सारे ही जेल वेल में चले गए थे। अच्छा। तो जब गोल्डन फॉरेस्ट आई तो गोल्डन फॉरेस्ट के साथ एक दो कंपनियां और भी आई। अब ये सारी चीजें थी इंटर रिलेटेड, मतलब जैसे मान लो मैं ग्रीन हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ या फॉरेस्ट कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ इंटर रिलेटेड था ये। ठीक है। तो सर अभी तक आप जो है कई बिजनेस ट्राई कर रहे थे, एक साथ भी कर रहे थे। इसी पर एक सवाल कमेंट्स में आ रहा है, किसी ने पूछा है कि क्या एक बिजनेस अगर नहीं चलता या फिर उसमें मुनाफा नहीं होता, अगर काम नहीं चलता, तो क्या उसके साथ साथ मल्टीपल बिजनेस करना सही है या पहले उसको शट डाउन कर लीजिए पूरा, फिर जीरो से स्टार्ट कीजिए? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। ये अंकित जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जी। शायद इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अगले किसी उसमें डिटेल में देंगे। अपने आप में ही देता और हो सकता और भी दूंगा आपको, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। ये जो चीजें अभी मैंने पीछे बोली आपको कि पहले ये बिजनेस था, साथ में फिर ये सोचा, साथ में ये सोचा, तब तो ये बिना किसी सोच के, और आप ये लगाओ भी फ्रस्ट्रेशन थी तो इसीलिए भी आता था दिमाग में। लेकिन आज की जो पोजीशन है, मैं आपको बताऊं ना, ये चीज मेरे को 2019 में मैंने एक इंटरव्यू में किसी का सुन रहा था, तो उन्होंने बात की मल्टीटास्किंग पे। अच्छा। अब मल्टीटास्किंग दो टाइप से आजकल हमारे यहाँ पे होती है। एक होती है मल्टीनेशनल कंपनीज में, जो आदमी जॉब कर रहा होता है, आप देखना एक एक आदमी को 5-5, 6-6 काम आजकल कंपनीज ने दिए हुए हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। और बिजनेस की अगर हम बात करें, उसी चीज को आप बिजनेस से रिलेट करके देखो। अगर वो आदमी जॉब कर रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अगर वो आदमी बिजनेस कर रहा है। आज की डेट में अगर आप मल्टीटास्किंग करने में कैपेबल हो बिजनेस में, तो आपसे बड़ा सफल बिजनेसमैन कोई हो नहीं सकता। अच्छा। आने वाले टाइम में आपको वेट करनी पड़ेगी। अच्छा। उसका रीजन है, आप एक चीज देखना, जितनी भी, चाहे आप मिडिल क्लास की कंपनियों की बात मैं करता हूँ, बड़ियों को तो छोड़ दो आप। बड़ी कंपनी तो अगर आप टाटा की बात करोगे, नमक से लेके जहाज तक बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे आप? मल्टीटास्किंग बोलेंगे। मैं उस लेवल की बात नहीं करता, वो बड़े ग्रुप है। अगर आप किसी मिडिल लेवल के भी बिजनेसमैन की बात करोगे ना, मिडिल लेवल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 20-30-50 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाले की बात कर रहा हूँ, आप उसको मिडिल लेवल का बोल सकते हो। नीचे वाले तो गरीब है, हमारे ऐसे तो गरीब है आज की डेट में। किसी भी आदमी का एक काम नहीं है, वो 4-5 बिजनेस में काम कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है? वो किसी और पर्पस से कर रहा है, मैं किसी और पर्पस से राय दे रहा हूँ। राय देने वाले बोतल मैं राय भी नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई वो इन्फ्लुएंसर वाला काम नहीं है। मैं एक वैसे बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल आपको। अगर आप 3-4 काम करते हैं, अगर एक काम में आपको नुकसान भी हो रहा है ना, अगर आप 3-4 काम कर रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि सारे काम आपके नुकसान में नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन फोकस कैसे हो पाएगा एक काम पर? नहीं, फोकस देखो, आपको शुरुआत तो किसी एक से करनी है ना, आप इकट्ठे नहीं कर सकते एकदम। हाँ। ऐसा नहीं कि आज आपने बिजनेस शुरू किया तो आप 4 बिजनेस इकट्ठे ही शुरू कर दो। लेकिन अगर एक बिजनेस आपका चल रहा है थोड़ा सा ठीक, तो आपको साथ में एक दूसरा बिजनेस जरूर करना चाहिए। अच्छा। वजह इसकी? जरूर करना चाहिए। इसकी क्या वजह है? टाइम ऐसा चल रहा है आजकल। ओह अच्छा। आप एक काम करोगे, आपका काम थोड़ा सा चलेगा, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, 20 कॉम्पिटिटर्स अगले दिन आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। आप 10 रुपए की चीज बेच रहे हो, जैसे मैंने मधानी बेची 260 रुपए की, अमृत वाला बेच रहा था तो मैंने 240 की बेची, बिना सोचे समझे, बिना कॉस्टिंग निकाले। आज की डेट में लोग यही करते हैं कि विनोद शर्मा अगर किचन 3 लाख रुपए की बना रहा है, तो वो जाके उसी क्लाइंट को जाके रेट दे के आ जाएगा, जी मैं आपकी 2.5 में बना दूंगा। वो ये नहीं सोचेगा कि तेरे को कुछ बच भी रहा है कि नहीं बच रहा। उसके पास काम नहीं है, उसको काम चाहिए। नुकसान नफा बाद में देखेगा वो, उसको एक बार पैसा चाहिए बस। तो मल्टीटास्किंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच समझ के करनी है। एक काम आपका थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। थोड़ा सा काम अगर आपका ठीक हो जाता है, तो आप साथ साथ में उसी काम से रिलेटेड या जो भी आपका शौक का कोई काम है, वो आप कर सकते हो। कोई बुराई नहीं है वो करने। और हमने किया, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, हमने किए वो काम। तो सर मल्टीटास्किंग होना आपने कहा कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए। अगला सवाल ये है कि एक हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा है कि उनके पास अभी कोई पूंजी नहीं है, उनको बिजनेस स्टार्ट करना है और लगभग
20 से 30 लाख का जो है खर्चा है, कुछ जुगाड़ है पैसे का, लेकिन कुछ उनको लोन लेना है, किसी से उधार लेना है। तो बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू करना है 50-60 लाख का, 70 लाख का, तो कितना आपके हिसाब से लोन लेना सही है, और क्या ये रिस्क नहीं है? क्या बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क है? बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, लोन की मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने भी बहुत लोन लिया, प्राइवेट लोगों से भी लिया, प्राइवेट आदमी से तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। अब जो लोग मेरे सुन रहे, मैंने बहुत पैसा देना है, जो सुन रहे होंगे वो मजाक भी बना रहे हैं, साला हमारे पैसे दे नहीं रहा और वहाँ पे ज्ञान बांट रहा है जाके। लेकिन ये एक मजाक की बात है, देने भी है, ऐसा नहीं है, वो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मुझे लगता है हर बिजनेसमैन, वो हर बिजनेसमैन को देने होते हैं, वो हर किसी को देने। जो बोलता है ना मेरे को पैसे नहीं देने, मैंने आपको शायद बताया भी था, शायद पहले, मुझे पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, जब मेरी वो फैक्ट्री थी पंखे वाली, तो एक बुजुर्ग बैठते थे मेरे पास वहाँ पे। अच्छा। वो थे 70-75 साल के। तो वो ना मेरे को कहते थे, विनोद तू इतना पढ़ा लिखा है, तू रे की करे, दिल्ली जा, सड़कों पे पीछा रुलता फिरा, ठानियाँ चाहिए। वो बुजुर्ग कभी दिल्ली आया नहीं, लेकिन उसको पता था कि दिल्ली में बहुत बिजनेस है। तो मेरे को बोलता था, पर एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा जाओगा ना तना आदमी मिलेंगे, वो कहोगा मेरी 2 करोड़ की दुकान है, 3 करोड़ का बिजनेस है, 10 लाख की गाड़ी है, छोरा मेरा उड़ा पड्डा है, और इतना पीछा मेरे दो रहा है। वो तना 10 करोड़ का सामान बता देगा, नू नहीं बताओगा 20 करोड़ देना भी है। अच्छा। तो सच्चाई यही है। अच्छा। दिल्ली की सच्चाई यही है, और वो हमारे ऊपर भी लागू होती है, और दिल्ली में 80% लोगों पे लागू होती है वो। कोई आदमी ये नहीं बताता कि मुझे देना क्या है। और मैं अगर कहूँ मेरे सिर पे कर्जा है, तो हो सकता है कई लोग तो मजाक बना रहे, शर्मा जी यार मजाक करते हो यार, भाई है तो है, इसमें शर्म क्या है? अगर आपके पास कुछ नहीं था और आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो पैसे ले लेके तो पहुंचे हो। लेकिन प्राइवेट आदमी से ब्याज पे पैसे नहीं लेना भाई साहब, जिंदगी भर उतारते रह जाओगे। आज तक मैं उतार ही रहा हूँ। 10 आदमियों को सुनाएंगे भी। और हाँ, बैंक से पैसा लो आप, लेकिन उसमें भी एक आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो या बेच रहे हो, उसकी मार्केट पहले होना बहुत जरूरी है। अच्छा। बेटर ये है नॉलेज होना। हाँ, नॉलेज भी हो, होमवर्क बेटर आज की डेट में ये है। आजकल बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है, आप बना रहे हो, जो आपका बायर है वो आपको पहले भी पैसे दे देता है, बशर्ते आप बिल्कुल ईमानदारी से उसके साथ काम करो। आप उसको प्रोडक्ट बना के दो, वो आपकी हेल्प भी करेगा। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत बिजनेस हाउसेज हैं आज की डेट में, जो आपको फाइनेंस भी देते हैं और बहुत नॉमिनल रेट पे देते हैं। बैंक से पैसा आप ले सकते हो, लेकिन वापस करने के दिमाग से। तो लगभग कितना पैसा शुरुआत में ले लेना चाहिए आपको? अगर वो तो डिपेंड करता है जी, आप किस लेवल का बिजनेस करना चाह रहे हो, किस लेवल का बिजनेस। मतलब रिस्क नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा अपना नहीं, रिस्क कुछ नहीं है जी, अगर आप सीरियस होके काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपको बैंक से पैसे लेके खाने हैं, जैसे लोग लेके कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, फिर तो क्या होना, फिर तो अखबार में खबर ही आएगी और तो कुछ आएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, एक्सीडेंटल बिजनेसमैन विनोद शर्मा जी बहुत सी ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अभी आपने अपना स्टार्टअप किया है या फिर बिजनेस कर रहे हैं, इन एपिसोड्स को देखना और इस सीरीज़ को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आने वाले एपिसोड्स में विनोद शर्मा जी आपको बताने वाले हैं कि कैसे आगे के उन्होंने बिजनेस शुरू किए और आखिरकार वो जो अब बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे सुपरहिट साबित हुआ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक एक्सीडेंटल बिजनेसमैन के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके एपिसोड्स देखिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी हैं उसके। और आपको अगर अपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।